हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के वीडियो में हम KVS 2018 में जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का सेक्शन था उसमें पूछे गए 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे आपका प्रीवियस पेपर का डिस्कशन भी हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। साथ ही साथ किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, इसीलिए मैंने पेपर भी ऐसा उठाया है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों छपा हुआ है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, 20 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो भी आप समझ जाएंगे। उसके लिए सोर्स मटेरियल आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। इसीलिए अगर आपको मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा मिलता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए और भी स्टडी मटेरियल चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, डिफरेंसेज इन इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ लर्नर, जेंडर असमानता, लिंगभेद, जेंडर डिस्पैरिटीज, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कूट के रूप में। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन चुनना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए, अपने रजिस्टर बॉक्स में उसको नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो सही आंसर है तीसरा, ABD। अब वो सही क्यों है देखिए, आपको वो बताना है कि बाधाएं कौन कौन सी हैं, बैरियर्स कौन कौन से हैं। तो इन 4 जो ऑप्शन है उनमें बैरियर जो हो वो आंसर आपके इधर होने चाहिए। ऑप्शन ए, आर्थिक स्थिति में जो अंतर है, इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ लर्नर में जो डिफरेंस है, क्या उससे प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है। तो इन 4 में जिस में ए हो वो ऑप्शन सही होगा। चारों में ए दिख रहा है तो अभी कोई ठीक है, एक चीज़ हो गई। अगला, लिंग वे जेंडर समानता, जेंडर डिस्पैरिटी से भी प्रॉब्लम आती है तो ये भी आंसर में होना चाहिए, तो बी भी होना चाहिए। तो AD हटाओ, पहला ऑप्शन हट गया, इसमें बी नहीं है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, जो हमारी समावेशी शिक्षा जिसको कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें भाई ये हम लोगों को कहा गया है कि कॉमन स्कूल सिस्टम के जरिए ही पढ़ाना चाहिए, सबको एक ही साथ पढ़ाना चाहिए, अलग अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये बाधा तो नहीं ला रहा। तो जिस ऑप्शन में सी हो वो आंसर नहीं है। तो सी किस में है? दूसरे में है और चौथे में है, और पहला हट ही गया है, एक ही ऑप्शन बचा है तीसरा, वही आंसर हो जाएगा। अब इसको आपने जब पढ़ा तो आपको ज़्यादा दिमाग ऐसे भी नहीं लगाना पड़ा कि अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई आर्थिक स्थिति में अंतर आने से बाधा आती है, इसके लिए तुमको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत थोड़ा ही है, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर तुम दिमाग खोल के क्वेश्चंस को करोगे तो भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना कठिन भी नहीं आता है कि दिमाग खोल के और एक बार पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल सॉल्व होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन? पहला ऑप्शन, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ही मेक्स कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन इज प्राइमरी गोल। वह दुश्चिंतता तथा अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। ही इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। ही इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, अब इसमें आपको फिर से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। की नोट रखना है कि गुण नहीं है, नॉट। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
जो दिमाग से खुला व्यक्ति है, परिपक्व मैच्योर व्यक्ति है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि भाई वो समाज की जो अपेक्षाएं हैं कि लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, 20 साल के लड़के को ऐसे रहना चाहिए, 20 साल की लड़की को ऐसे ही रहना चाहिए, समाज में जो अपेक्षाएं क्या उनके हिसाब से चलता है क्या अगर कोई मैच्योर आदमी? ऐसा तो नहीं है। तो एक तो तुम ऐसे समझ लो कि इसका आंसर ये होगा। अब बाकी 3 गुण होने भी चाहिए, ये भी देखो भाई। देखो उसमें एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट की दिक्कत नहीं होगी अगर वो मैच्योर है, बिल्कुल सही। तो ये आंसर तो गुण है उसका, ठीक है। ही इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इमोशनल स्ट्रेस, संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, कोई बड़ी घटना हो जाए उसमें तुम पागल तो नहीं हो जाते हो, तो ऐसा भी यार मैच्योर आदमी का लक्षण नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये गुण है मैच्योर आदमी का। वह विनोद प्रिय होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ऑप्टिमिस्टिक आदमी होता है, अच्छी सोच रखता है, जीवन को ये सोच के जीता है कि आगे अच्छा होगा, इस तरह से अगर वो सोचता है तो वो भी मैच्योर माना जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 3 तो गुण हैं, पहला नहीं है। इसमें तुमको किसी नोट्स की जरूरत नहीं थी। एक मैच्योर आदमी की क्या गुण होते हैं ये आप सोच सकते हैं, इतना उसमें वो सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं था इस सवाल में भी आपको। अगला, अगर बैकग्राउंड थोड़ी नॉइज आ रही है देन आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा काम चल रहा है फर्नीचर का। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? What cannot be visualized as a role of teacher in teaching through problem solving? ऑप्शन 1 समस्या की स्थिति का निर्माण करना, क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन। ऑप्शन 2 समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, असिस्ट स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, असिस्ट स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। टीचर क्या नहीं करना करेगा, इन 4 में से टीचर क्या नहीं करेगा वो बताना है। कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, फ्री फॉर, ये टीचर करता है, ये टीचर का काम है, तो ये आंसर तो नहीं में तो वाले में तो ये तो गलत हो जाएगा। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी टीचर का काम है। समस्या को समझने, परिभाषित करने और कहने विद्यार्थी की सहायता करना, असिस्ट स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, ये भी टीचर का काम है। तो ऑब्वियसली एक आंसर बचेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। देखो अपने मन से तुम एक क्रिएट कर दो प्रॉब्लम और बच्चों से कहो कि अब तुम समझो, ये तरीका नहीं है सही। हालांकि ये टीचर लोग करते बहुत हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है? आखिरी क्वेश्चन जो था देखो, उसमें भी इतना दिमाग नहीं लगाना था आपको कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़नी पड़ेगी। हल्के क्वेश्चन ऐसे आए हैं पिछली साल, 2017 में 40 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 20, इस बार आने हैं 60। तो तुमको इन 60 क्वेश्चन को देख के तो समझ नहीं है कि अगर 60 क्वेश्चन का पेपर बनेगा तो किस तरह से बनेगा। व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्नलिखित किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लर्नर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्लान। ऑप्शन 2 प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड। ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। हमें बताना है कि नहीं है। व्यक्तिगत पढ़ाना हो किसी को तो भूल जाओ व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या होती है इस सवाल को लगाने में। अगर इंडिविजुअल टाइप से पढ़ाना हो, तुम्हें किसी बच्चे को होम ट्यूशन देने हो बेसिकली 10 बच्चों को, तो क्या नहीं करोगे इन 4 में से? इस तरह से सोचना जब तुम्हें पता ना हो कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना कब थी, क्या लाई गई थी, किसने लाई, तुमको कुछ पता नहीं है, तो इस तरह से सोचना। तो ऑब्वियसली अब तुम क्या क्या देखोगे। आंसर बाय द वे इसका क्या है? 4। क्यों है?
भाई ये किसी को होम ट्यूशन दोगे तो जिसको पढ़ाने जा रहे हो उसके हिसाब से उसको पढ़ाओगे ना, तो ये आंसर तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत शिक्षा में दिखाना पड़ेगा, ये तो उस पर आधारित होगा। इंडिविजुअल एजुकेशन में ये तो देखना पड़ेगा ना कि किसी जिसको पढ़ा रहे हो उसकी पावर कितनी है। दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हो अलग अलग तुम, एक बच्चा गधा है, एक बच्चा होशियार है, एक बच्चा लड़का, एक बच्चा लड़की है, एक बच्चा छोटा है कक्षा 6 में, एक बच्चा 12 में पढ़ता है, तो उनको अलग अलग से पढ़ाओगे ना, ये थोड़े कि एक ही तरीके से पढ़ाओगे। एक बच्चे का क्या लक्ष्य है उस हिसाब से उसे पढ़ाओगे। किसी बच्चे की इंग्लिश उसके इतनी अच्छी करनी है कि उसे बोलना सीख जाए, किसी बच्चे को इंग्लिश का ग्रामर ज़्यादा सही करना है, मान लो उसकी ग्रामर वीक है, तो उसके जो पर्सनल हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी आइडिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आखिरी है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो तुम इंडिविजुअल हो ना हो उससे मतलब ही नहीं है। तुम अगर उस मोड में चले गए कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, इस मोड में पढ़ाओगे अगर बच्चों को तो परेशान हो जाओगे। भगवान कृष्ण अर्जुन के क्वेश्चंस का आंसर भी देते थे, उससे पूछते भी थे कोई डाउट है या नहीं, तुमको भी इसी मोड में चलना पड़ेगा। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि सामने वाले की भी बात सुनना है, ये नहीं कि अपनी ही चलानी है। तो ये भी इंडिविजुअल एजुकेशन में आएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। एक ही बचा इसमें, अब उसको भी पढ़ लो कि क्या सच में ये इंडिविजुअल एजुकेशन में काम नहीं आएगा। देखो, हमें विद्यार्थियों को कैटेगरी में बांटना होता है। देखो, विद्यार्थियों को कैटेगरी में बांट दोगे ना तो तुम विद्यार्थियों को उस हिसाब से डील करना भी शुरू कर दोगे। ये बच्चा गधा है, इसको क्या ही अब बताएं, ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये तो खुद ही पढ़ लेगा। ये दोनों ही तरीके गलत है। तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, उसका समूहीकरण करके उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना है। समावेशी शिक्षा का ये रूल नहीं है, इसीलिए ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, पता नहीं था ना व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या होती है। देखो, शिक्षा शास्त्र में हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर डायरेक्ट किसी कॉन्सेप्ट का नाम लेके क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो तुम डायरेक्ट तो जो शब्द पूछे गए हैं ना उन शब्दों का मीनिंग के हिसाब से तुम डील करना उस क्वेश्चन को, तुम्हें कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। अगला, बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, which is not the major concern of the school on the development of child's language competence. Option 1, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, इशूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, एनहेंसिंग वोकैबुलरी क्वांटम, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड क्रिएट टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। 5 मिनट का टाइम देता हूं, बताओ आंसर। इसका आंसर होगा नहीं है। लैंग्वेज जो बच्चे की सही करवानी है तुम्हें, उसमें क्या नहीं करने पे फोकस होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? बी। कई ऐसे मूर्ख टीचर हैं जो तुमको बोलेंगे कि डेली डिक्शनरी के 20 वर्ड याद किया करो, इंग्लिश सुधर जाएगी। कितनों की सुधर गई तुमको भी पता है। दूसरी चीज़, ये नहीं है तो बाकी होने चाहिए क्या? तुम इमेजिन करो, इन 4 में सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर तुम्हें किसी बच्चे को इंग्लिश सिखानी है या हिंदी सिखानी है या संस्कृत सिखानी है या तेलुगु सिखानी है या तमिल सिखानी है, क्या सिखाना है, तो इन 4 ऑप्शन में सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? 1 मिनट रुकना, सॉरी, हाँ इधर, सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? तो देखो, सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो है वही आंसर होगा। अब एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन समझो। वह दूसरों के साथ उस भाषा में बोलना सीख जाए, ये तो सबसे ज़रूरी है। अगर तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है तो वो इसीलिए तो सीखनी है ताकि दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सको, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी और क्रिएट करने की एबिलिटी आ जाए कि कुछ ऐसी बात बोलनी, जैसे तुमने देखो, तुमने मान लो गाय के बारे में इंग्लिश में निबंध पढ़ा है, लेकिन तुमको बकरी के बारे में बात करनी है, तो उससे कुछ तो समझ पाओ कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में तुमने गाय पे ऐसे पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी है तो विद्यालय को इससे मतलब होना चाहिए, जो और हमें आंसर देना है जो नहीं होगा।
पहला देखो लिटरेसी और आर्टिकुलेशन। देखो भाई, उसको इंग्लिश की किताब तो पढ़ तो ले, अगर पढ़ नहीं पाएगा तो समझ नहीं पाएगा। अगर पढ़ना सीख गया खुद से तो घर पे जाके भी पढ़ सकता है, उसकी इंग्लिश वहाँ भी इम्प्रूव होने लगेगी, धीरे धीरे ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे ही हिंदी के साथ है, ऐसे ही संस्कृत के साथ है। तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी स्कूल में ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिस पे स्कूल में अगर ध्यान नहीं भी दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो है वोकैबुलरी पे। तो इंग्लिश बोल लेते हैं, देखो वो इंग्लिश के सारे वर्ड्स तो नहीं जानते ना, इंपॉर्टेंट वर्ड, मेन वर्ड जो बार बार बोलने पड़ते हैं, उन वर्डों पर उनका कमांड हो जाता है, उन्हीं का यूज करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड टू बी मेड इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स अप टू क्लास 4th? अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, पाठ्यक्रम सक्षमताओं और कौशलों को पूरा करना, कंप्लीटिंग द कोर्स कॉम्पिटेंसीज, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग रेगुलरिटी इन अटेंडिंग द क्लास स्कूल। 5 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए। आंसर क्या है? आवश्यकता होनी चाहिए। इन 4 में सबसे ज़रूरी जो है, जो करना ही करना है, वो कौन सा है? ठीक है, और कक्षा 4 तक करना है। तो देखो आंसर कैसे देखोगे तुम, अगर लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस कर दिए, बिल्कुल सही है, उससे भी आंसर आ सकता है। कक्षा विद्यालय जाने में अगर नियमितता सुनिश्चित कर दिए तो भी हो सकता है। पाठ्यक्रम सक्षमताओं कौशलों को पूरा किए, अगर उसकी कोर्स कॉम्पिटेंसी को पूरा करने भर का काम कर दिए तो भी शायद ना हो। तुम सिलेबस ख़त्म करा दिए हो, तुमको लगा कि अब तो पढ़ा दिए, बात ख़त्म हो गई, तो एक तो ये आंसर तो पक्का नहीं है। प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ये भी सही है। प्रोग्राम अच्छे मान लो चलाओ, तुम खेल विधि से पढ़ाओ, किसी कहीं ट्रिप पे ले जाओ, कुछ सिखाओ, इस तरह से भी कर सकते हो। तो अब इनमें से 3 ऑप्शन तो ठीक है तुम्हारे। अब ये बताओ कि इन 3 में सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा, तब कैसे चुनोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं जिसमें आपको 2 से या 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा, जिसमें ऑब्वियसली हमने अभी क्या कहा, तीसरा पक्का है, गलत है। 3 में से एक आंसर सही होगा। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉजिक लगेंगे। सर अगर हम डिफ़िकल्टी ख़त्म कर दिए कक्षा 4 तक तो अपने आप काम हो जाएगा, बच्चा आगे सीखता रहेगा। सर हम प्रोग्राम अच्छे चला दिए तो काम हो जाएगा। बात यह है कि जब आपसे ये पूछा जाए कि एफर्ट्स आर नीडेड टू बी मेड, ठीक है, तो उसमें से एफर्ट में तुम किस पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा एफर्ट लगेगा, तुम्हारे हाथ में सबसे ज़्यादा क्या कंट्रोल में है, उस पर फोकस करना। तो इससे अगर ऐसा करोगे ना तो ऑप्शन 4 भी अपने आप हट जाएगा। नियमितता सुनिश्चित तुम थोड़ा ही कर पाओगे, वो तो माँ बाप कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तुम उतना नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में तो ये 2 चीज़ें हैं, अधिगम कठिनाई को निदान करो और संबंधित कार्यक्रम प्रदान करो, इनरिचमेंट प्रोग्राम प्रदान करो। अब इन दोनों में सबसे सही कौन सा है? देखो, अगर इनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिए तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के होने की संभावना ही घट जाएगी, अधिगम कठिनाइयाँ ही कम आएंगी। बिना इनरिचमेंट प्रोग्राम के 10 अधिगम कठिनाइयाँ आई, विद प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करने पे 3 ही आई, 3 का निदान कर दिए तुम। तो इन दोनों में सबसे ज़रूरी क्या है? संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। ये प्रक्रिया चलेगी जिसके लिए नोट्स नहीं लगेगा। मैंने फिर बोला, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना है आपको। तुमको एक टीचर की तरह सोचना सीखना पड़ेगा उसके लिए।
कि बच्चों को कैसे डील करना है। और अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो हमेशा ये इमेजिन कर लेना कि जब तुम स्टूडेंट थे तो तुम्हें किस तरह के टीचर ज़्यादा पसंद आते थे, जिनसे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कोई तो ऐसे टीचर होंगे ना कि जिनको जिनसे पढ़ने के बाद तुम्हारे सब्जेक्ट अच्छे हो गए कोई ना कोई, उस हिसाब से भी सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? पहला ट्यूटोरियल, दूसरा ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तीसरा मॉडलिंग और चौथा आंकड़ों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना। देखो, कंप्यूटर की सहायता से ये चारों किए जा सकते हैं। करने पर अगर उतर आओ तो कंप्यूटर की सहायता से ये चारों किए जा सकते हैं। तुम इन चार में कंप्यूटर की सहायता से क्या नहीं करोगे वो बताओ। तो इसमें सीधी बात है, इसमें आपको सिलेबस चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, उसमें जो कंप्यूटर होता है उसमें तुम अपनी बीएड बीटीसी किताबों में देखोगे कि लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ तुम्हें घुसना पड़ेगा। ये अपने दिमाग से लगाओगे तो गलत करके आओगे। अब इससे पढ़ नहीं पाए, भूल गए, कुछ हो गया, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे अगर पढ़ के नहीं गए हो? इन चारों में कंप्यूटर से जो चीज़ सबसे कठिन हो सीखनी, उस पे निशान लगाना है तुम्हें। देखो, ट्यूटोरियल कंप्यूटर से सब लेते हैं, तुम भी यूट्यूब से ही देख रहे हो जो किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पे ही चला रहे हो, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस पेपर भी कई लोग ऑनलाइन करवाते हैं तो तुम वो भी करते हो। मॉडलिंग भी होती है, आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना, इसी के लिए तो कंप्यूटर हमारा इन्वेंट ही किया गया था, ठीक है। तो ये चारों काम हो तो सकते हैं। अब तुम्हें दो तीन चीज़ें देखनी। मैंने क्या कहा, अगर सिलेबस पढ़ के नहीं जाओ ना तो शब्दों पे पहुंच जाना। लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किस में होगा? ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर की मदद से लर्निंग पे फोकस सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा किस पे होगा, सबसे कम किस पे होगा, ये सोचना है कि कंप्यूटर का यूज़ करके ही लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाए जिसमें। तो देखो भाई, सबसे खराब ऑप्शन चुनना है अब तुम्हें। देखो, मॉडलिंग जैसे है, उसमें सिमुलेशन मॉडल कहा जाता है। तुमने ग्राफ के लिए डेटा डाल दिए, ग्राफ बनाया, उससे तुमने कुछ निष्कर्ष निकाला, उसको मॉडलिंग कह लेते हैं। प्रिडिक्शन करने को मॉडलिंग कह लेते हैं। तो उसमें कंप्यूटर फ़ायदा कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर का लॉजिक गलत नहीं होगा। तो एक तो चीज़ ये कि ये ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, होगा क्या? और आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। देखो, अनुशिक्षण ट्यूटोरियल भी अभी हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम। तो ट्यूटोरियल तुम चाह के भी ऐसा नहीं बोल सकते कि विधि नहीं है, क्योंकि अभी तो प्राइमरी टीचरों को मोबाइल पे पढ़ाने के लिए बोले गया था कोविड में। ये 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में तो आंसर तुम कुछ भी लगा देते, आज के समय में आंसर लगाओगे तो तुम्हारा आंसर 2 या 4 में से एक होना चाहिए। आंकड़ों की व्याख्या निष्कर्ष निकालने में टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है, डिस्कशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब तुम्हें ड्रिल या प्रैक्टिस सेशन करवाने हो तो केवल कुछ ही ऐसी चीज़ें होंगी जिनका प्रैक्टिस सेशन तुम ऑनलाइन करवा पाओगे। मैं तुम्हें 21 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता। उसके लिए तो ड्रिल प्रैक्टिस सेशन हमको बाहर से चाहिए होती है। और जब लर्निंग की बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल हिंदी पढ़ाने की बात कर रहा हो। तो इसका अभी के समय में सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि अगर ड्रिल हटा देते, केवल प्रैक्टिस सेशन रखते तब भी, क्योंकि देखो, डिस्कशन जो प्रैक्टिस सेशन में चाहिए है, पर्सनल रिव्यू जो चाहिए है, वो आमने सामने जब होता है तो ज़्यादा फायदा रहता है। तुम लोग अपने डाउट पर्सनली तो पूछते हो ना, टेलीग्राम पे या किसी भी चीज़ पे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। पिछली बार की जो 2019 में जो आंसर कीज आई थी ना, उसमें एक आंसर की में ट्यूटोरियल दिया हुआ था और एक आंसर की में आंकड़ों की व्याख्या करना दिया हुआ था। पर अभी के समय इसका सबसे सही आंसर ड्रिल शब्द होने के कारण ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा बताइए। अ स्कूल करिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, पाठ्यक्रम की पूर्व सारणी
विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग, सम टोटल ऑफ नॉलेज, कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, ऑल द मटेरियल यूज्ड एंड द कंप्लीट अरे ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। देखो यहाँ पे ना एक चीज बहुत ऐसी है दिमाग में रखने लायक, इधर लिखा है सारणी और इधर लिखा है एरे। टेबल नहीं लिखा है, इधर एरे लिखा हुआ है। सारणी इसीलिए यहाँ शब्द गड़बड़ है हिंदी में। एरे का मतलब होता है पाठ्यक्रम की संपूर्ण संरचना, संपूर्ण समूह, संपूर्ण व्यवस्था। एरे के अंतर्गत वो आएगा। कंप्यूटर का वर्ड है एरे मेरी नज़र में, तो जिसमें कई सारी चीज़ों के समूह को एक एरे बोल दिया जाता था। पर यहाँ तुम सारणी चले गए तो तुम कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले जाओगे। जैसे तुम लोग इसका सिलेबस का सारणी देख रहे हो, पर एरे में जाओगे तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ ये दिमाग में रखना। और अब आंसर करिए आप लोग। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में बताना है, ना कि एक्सपीरियंस के, ना कि किसी चीज़ के। करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली इन चार में सबसे सही वो बताइए। तो सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइडेड, वो करिकुलम में कैसे ला सकते हो? क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें नॉलेज मिलेंगी बच्चों को जो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलेंगी, जिसको तुम करिकुलम में गैस ही नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन 4 तो गलत है सीधा सीधा। अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस, संगठित अनुभव। केवल ऑर्गेनाइज्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस है, जो असंगठित अनुभव हैं, कक्षा के बाहर के अनुभव हैं, क्या तुम उनसे बच्चे नहीं सीखते हैं क्या? ठीक है, तो करिकुलम में उसको भी तो ध्यान में रखा जाता है। करिकुलम में होमवर्क आता है ना, और होमवर्क क्लास में तो नहीं होता है ना, तो विद्यालय तो नहीं बोल सकते ना उस चीज को, इसलिए इसको भी हटाओ। अब बचे 2 ऑप्शन। केवल मटेरियल जो यूज होते हैं, तुमको जो किताबें मैंने बताई हैं कि इस किताब से ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, क्या वो करिकुलम में हिस्सा होती है? बस, और कुछ नहीं होता? नहीं। जो कंप्लीट एरे है, कंप्लीट है, उसको ही हम करिकुलम में बोलेंगे। इसलिए आज का आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय बताइए। मल्टी लेवल सिचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण विषय बताओ। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों से सहयोग की मांग, कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, क्लास साइज एक्सीडिंग 30, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट जनरेट साइमल्टेनियसली, TLM की व्यवस्था करना, अरेंजिंग अप्रोप्रिएट TLM। ठीक है, आंसर बताइए 5 सेकंड में। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमें बताना है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि ये चारों महत्वपूर्ण होंगे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, तो सबसे महत्वपूर्ण बताओ। मल्टी लेवल सिचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो विद्यार्थी संख्या सबसे पहले हटाओ यहाँ से। कितने भी हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करो, तो और अगर विद्यार्थी सहयोग ना करे तो तुम पढ़ाओगे ही नहीं क्या? तो ये भी गलत है। TLM की व्यवस्था करो, तो यार उस हिसाब से तो हमारे जो रामानुजम साहब हैं, श्रीनिवास रामानुजम, उन सबको तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी।
ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि यार तुम्हारे पास अगर व्यवस्था नहीं है, स्कूल तुम्हारा गरीब है, बच्चे तुम्हारे गरीब हैं, गरीब जगह स्कूल खुला हुआ है, तो तुम क्या उसकी व्यवस्था नहीं करोगे तो सबसे पढ़ा ही नहीं पाओगे क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ये भी गलत है। आंसर सही है थर्ड, कि विभिन्न स्तर के जो विद्यार्थी है ना, उनकी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करिए एक साथ, समावेशी, इंक्लूसिव तरीके से। इसलिए इसका सही आंसर है ये। अगला, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताबें लेता है तथा वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग करके इस कहानी को फिर से दोहराता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शा रहा है? अ चाइल्ड टेक्स अ फेवरेट बुक एंड डिटेल्स द स्टोरी आफ्टर यूजिंग द पिक्चर्स एज क्यूज एज व्हाट प्रोसेस स्टेज कॉम्पोनेंट डस ही और शी डेमोन्स्ट्रेट्स? आख्यान, नैरेटिव, सिंथेटिक अवेयरनेस, सिंटैक्टिक अवेयरनेस, वाक्यगत जागरूकता, आपातिक पठन, इमरजेंट रीडिंग, स्वानिकी बोध, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। देखो, अब मान लो तुम सिलेबस से पढ़ के ही नहीं गए, इसके लिए सिलेबस चाहिए, सीधी बात। पढ़ाने की प्रक्रिया के 4-5 और इससे भी ज़्यादा कई प्रकार होते हैं, उन सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तब आप ये आंसर कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये दिमाग में भर लीजिए। ये दिमाग से तभी लग सकता है जब आप लिटरली पर्याप्त दिमाग खोल के बैठे। तो मैंने क्या कहा है, जब पता ना चले क्या हो रहा है तो एक एक स्टेप पे घुस जाओ। मनपसंद किताब उठाई है, चित्रों का यूज़ किया है और कहानी को कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिमाग में भर लेना। मनपसंद किताब है, चित्रों का यूज करना है और कहानी को बताया जा रहा है और बच्चा बताएगा। अगर बच्चा बताएगा तो इन चार में जो सबसे सरल तरीका हो, एक तो उसको दिमाग में रखना है, एक तो ये अपने दिमाग में घुसा लेना तुम लोग, ठीक है। कठिन चीज़ बच्चा तो करेगा नहीं, खासकर 1 से 5 का बच्चा जिसका तुम टेस्ट देने जा रहे हो, है कि नहीं। दूसरी चीज़, अब इन चारों के वर्डिंग पे पहले चले जाओ। इनमें तो समझना तुम्हें बहुत कठिन भी हो सकता है। हिंदी आपातिक पठन क्या होता है, हिंदी में इंग्लिश को उसको समझो। इमरजेंट रीडिंग क्या होती है? इमरजेंट रीडिंग होती है जैसे कि आज तुम्हारा बम फट जाए और अगले एक मिनट के अंदर अंदर न्यूज़ पे उसको कोई बताना हो तुमको कि अभी अभी सूचना मिली है, अभी अभी आपातकालीन सूचना मिली है, अभी अभी इमरजेंसी में अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो उसको इमरजेंट रीडिंग कहा जाता है। इमरजेंट रीडिंग में मनपसंद किताब चुनने का टाइम नहीं होता है आपके पास। तुमसे अगर कोई एकदम से कहते कि उत्कर्ष खड़े हो, ये किताब पढ़ो, इस किताब का ये पन्ना पढ़ो, तो तुम्हारी चॉइस तो नहीं हुई ना। तुम इमरजेंट रीडिंग थोड़ा ही कर रहे हो। इमरजेंट रीडिंग आपसे या तो करवाई जाएगी या आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, तो ये हटाओ, ठीक है। सिंटैक्टिक अवेयरनेस अगर होती तो बेटा वो चित्रों का यूज ही नहीं करेगा। वाक्य की यूज तो चित्रों में कहां से आ गया जब चित्रों का यूज कर रहा है वो। अब आया फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और नैरेटिव। देखो आंसर तो इसका अगर तुम पढ़ के जाओगे तो नैरेटिव तुम लगा के आओगे, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पे जाओगे, उसका मतलब तुमको पता नहीं है, अगर तो नहीं है, उसका कुछ कर नहीं पाओगे, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर ए है। पिछली बार ए और सी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, पर इन द एंड आंसर ए ही माना गया है। आख्यान, अपना नैरेटिव बताओ, तुम्हारा क्या विचार है। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। A teacher should become more efficient if he/she use good instructional aids. If she/she helps students to ask questions, he/she helps students to achieve mastery learning. Students score high marks. तो प्रभावी सबसे ज़्यादा किस में होगा? अंक से मतलब हटाओ फिर तो, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। वह अच्छी एड का यूज करे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। कई लोग भाई हमारी तरह पढ़ा रहे हैं कम संसाधनों के साथ, कई लोग अच्छे संसाधनों के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा सभी रहे हैं और प्रभावी भी हो जाते हैं। प्रश्न पूछने में सहायता करना गुड,
विद्यार्थियों की प्रवृत्ता में सहायता करना, वो भी गुड, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा सही तीसरा है। 62, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उच्च स्तर का वैयक्तिक समायोजन, अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, अ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन नीड्स एंड पर्पज विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। 4 में क्या आंसर होगा? 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लगाइए। आंसर होगा डी। सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताना है सोशल मैच्योरिटी को। मैच्योरिटी जो समाज में दिखाओ, कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे तमीज से पेश आएंगे, इस तरह मतलब समाज में एक मैच्योरिटी वाली उनकी छवि बनी हुई है। कुछ बच्चे हैं जो समाज में नॉटी बोले जाते हैं, चंचल बोले जाते हैं, तो उसको तुम ऐसे बताओगे। भाई अगर उसमें मित्रों को जीतने और प्रभावित करने की क्षमता या योग्यता हो तो उससे मैच्योरिटी का तो कोई मतलब नहीं है यार। मैच्योर बच्चों के मैच्योर दोस्त बनेंगे, इमेच्योर बच्चों के इमेच्योर दोस्त भी बन जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैच्योरिटी नहीं है। उस हिसाब से तो पाकिस्तान में किसी के दोस्त ही नहीं बनने चाहिए। उच्च स्तर का वैयक्तिक समायोजन, हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट। देखो, पर्सनल एडजस्टमेंट करना मैच्योरिटी के बजाय कभी कभी डर या कमजोरी का भी तो स्रोत हो सकता है ना। तुम अगर प्लेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, 3 सीट की कुर्सी है, 3 सीटर नहीं होती, 2 सीटर 3 सीटर, और कोई तुम्हारे बगल में आके बैठ के ऊधम करने लगेगा, तो अगर तुम एडजस्ट करने लगे उस हिसाब से तो वो मैच्योरिटी नहीं कहा जाएगा ना, एंग्जाइटी बोला जाएगा, उसको फियर बोला जाएगा। मैच्योरिटी तो होती है जब उसको तमीज से समझाओ कि ऐसा मत करो भाई, हमको दिक्कत हो रही है। उच्च स्तर की सोशल कॉम्पिटेंस, यस इट इज करेक्ट, सोशल कॉम्पिटेंस भी एक चीज होती है। और अगला, अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रयोजनाओं का सामाजिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों से उच्च समन्वय। सामाजिक समर्थता क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारी जो सामाजिक समर्थता का मतलब होता है कि समाज में तुम्हें अगर कुछ करना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और तुमको तुम्हारी सोशल कॉम्पिटेंस कहेगी कि तुम भाई उसका इलाज कराने में थोड़ा सहायता करो, तुम्हारे सामने उसको अस्पताल ले जाओ वगैरह। आखिरी ऑप्शन ये कहता है कि जो तुम्हारी नीड्स हैं, अगर वो तुम समाज की नीड्स से मिला दो तो तुम भी खुश, समाज भी खुश, तो ये ज़्यादा सही बात कही जाएगी ना। सोशल कॉम्पिटेंस केवल, जो सामाजिक समर्थता है वो केवल कुछ ही स्थितियों में तो आएगी आराम से। तुम नॉर्मल व्यवस्था में सोशल कॉम्पिटेंस कहाँ लगाते फिरोगे? नॉर्मल अगर तुमको दिमाग पहले से प्लान करना है तो चौथा ऑप्शन लगाना पड़ेगा ना कि भाई मुझे ये करना है और समाज में ऐसा करने से ये भी फायदा मिल सकता है। जैसे मुझे भाई नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो भाई ऐसे करनी है तो तुम भाई किसी गुंडे के यहाँ भी नौकरी कर सकते हो, पैसा मिल जाएगा तुम्हें उसका, पर समाज को उससे हानि हो सकती है, तो तुम उसकी जगह प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो जिससे समाज के बच्चों को ज्ञान भी मिल सकता है। तो इस तरह से तुमने इनको मिलाया है आपस में, इस तरह से इसका आंसर चौथा होगा। अगला, ये सीधी बात है, छपा हुआ है पियाजे मॉडल, तो पियाजे जिसने नहीं पढ़ा है वो गया काम से। पियाजे मॉडल की 4 चीज़ें हैं, उसमें बताया कि भाई इसको मिलाओ आपस में, कब किस में क्या होता है, सेंसरी मोटर, रिवर्सिबल थिंकिंग, इस सबको प्री ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस, कंक्रीट ऑपरेशनल ईगो सेंट्रिज्म और फॉर्मल ऑपरेशनल डिडक्टिव थिंकिंग। उसमें 2 ऑप्शन और दिए, रेपिटेटिव टास्क, इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, पुनरावृत्तिकार गहन आत्मबोध। और ये ऑप्शन दिए हुए मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि तुम लोगों को आराम से दिखे। लो, अब भाई बताओ क्या आंसर सही है?
तो ऑब्वियसली जिसने पियाजे पढ़ा है उसको आंसर ए मिलेगा। इसमें समझाने का ज़्यादा नहीं है, पियाजे पे जो लेक्चर डाला हुआ है उसको देख लेना, पियाजे के नोट्स है उसको पढ़ लेना, सीधा सीधा रटना है। ऑप्शन ए का दूसरा सीधी बात। संवेदी सेंसरी मोटर जब होती है तो भाई उसको केवल ऑब्जेक्ट्स परमानेंस की ही गुणाते हैं। प्री ऑपरेशनल में बेचारे को केवल अहम केंद्रित भी आ सकता है, बच्चा अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचने लगता है। पियाजे अहम केंद्रित बोल गए हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की आत्म केंद्रित बोल गए हैं। इस तरह से जो अंतर है वो भी तुम पढ़ लेना आराम से। सी पहला है, ऑब्वियसली है। विपर्ययी चिंतन रिवर्सिबल थिंकिंग तभी आती है जब तुम 7 साल के ऊपर के पहुंच जाते हो। संवेदी प्रेरक क्या है? सेंसरी मोटर, 2 साल से छोटे हैं। प्री ऑपरेशनल 7 साल से छोटे हैं। फॉर्मल ऑपरेशन ऑब्वियसली निगमनात्मक चिंतन निगेटिव थिंकिंग जो होती है वो आती है। इस तरह से ये तो रटने की व्यवस्था है, इसको सिलेबस से ही पढ़ना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विकास की आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एफर्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। आनुवंशिकता यह तय करती है हम कहाँ तक जाएंगे। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो। आनुवंशिकता इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। इट इज़ द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो। इट इज़ द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो। इस बात का मुख्य निर्धारक कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। 5 सेकंड बताइए आंसर क्या होगा। चलो, आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखो, तो मैं अब इस पे फर्क नहीं है कि प्रभाव में देखो क्या है, कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक जा सकते हैं, इन दोनों में चुन लो। तो कहाँ तक जाएंगे बिल्कुल फिक्स लाइन बोल दी गई कि इतने से आगे जा ही नहीं पाओगे, तो ये तो गलत बात। तो हाउ फार वी विल गो जहाँ जहाँ लिखा हो तो हटाओ, ए और सी हटाओ, 1 और 3 हटाओ, बचे 2 और 4। यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे और यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? डिटरमाइंस हाउ फार वी गो, इट इज द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो। इन दोनों में क्या अंतर है बताओ? देखो, कॉमन सेंस लगाओ। प्राइम डिटरमिनेंट हाउ फार वी कैन गो जब बोल दिए तो इसका मतलब होगा कि जो भी तुम कर सकते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आनुवंशिक प्राइम डिटरमिनेंट है, नॉर्मल डिटरमिनेंट नहीं, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वो मेहनत करके, अभ्यास करके, ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज करके शक्तिशाली नहीं बन सकता। प्राइम डिटरमिनेंट आप नहीं बोल सकते किसी चीज़ का, इसीलिए ये गलत है। अगला, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान और इसका निराकरण किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग दैम इज डन थ्रू टीम अध्यापन, टीम टीचिंग, विषमपूर्ण अध्यापन, रिफ्लेक्टिव विमर्शपूर्ण अध्यापन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, उपचारी अध्यापन, रेमेडियल टीचिंग, री टीचिंग, पुनर्अध्यापन। तो ये तो भाई पुरानी बात है, ये तो ऑप्शन एकदम फैक्चुअल वाला है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसी के जरिए अधिगम अंतराल की पहचान और निराकरण किया जाता है। तो सीधी सीधी लाइन है सिलेबस से। अगला, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? संकलनात्मक परीक्षण, समेटिव टेस्ट, प्रवीणता परीक्षण, मास्टरी टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रचनात्मक परीक्षण, फॉर्मेटिव टेस्ट। 4 में आंसर क्या होगा? अब देखो, अभी मैंने तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अधिगम अंतराल, जो पिछले क्वेश्चन था ना, अधिगम अंतराल में भाई अगर प्रॉब्लम है, गैप है लर्निंग में, तो क्या करोगे? और तुमने तुरंत बता दिया था कि सर उपचारात्मक करना है। उपचारात्मक को नैदानिक से भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर नैदानिक हो सकता है। इसलिए दिमाग लगाना क्या करना है।
परीक्षा आयोजित की या परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो नहीं पाए तो अब दूसरी प्रश्न परीक्षा लेनी है दूसरे, तो प्रश्न पत्र तैयार करना और परीक्षा लेनी है, तो अब क्या करोगे? तो तुम जो पहली परीक्षा ली और उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो, तो उससे तुम्हें कुछ तो आइडिया लगा होगा ना कि बच्चों में प्रॉब्लम क्या है, तुमने उस पर काम भी किया होगा। तो ऑब्वियसली उसी को अब उपचारात्मक परीक्षण बोलना है, तो आंसर इसका होगा नैदानिक ही। पर पिछली बार नैदानिक और रचनात्मक में बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि रचनात्मक फिर ये कहता है कि यार नंबर नहीं आ रहे हैं तो ओपन आंसर लिख के देखो, ओपन आंसर में बच्चे जो लिखे उससे पता चलो कि क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण करो, उसके बाद उनको पढ़ाओ जो उन्हें दिक्कत हो। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से इस पर बेस्ड था कि उत्तीर्ण नहीं होने पाने पर, जब बच्चे फेल कर गए उसके बाद तुमने किया क्या है। सीधा पेपर बनाए होगा तो रचनात्मक करना पड़ेगा, और पढ़ा के फिर अच्छे से बताए हो कि जो जो फेल हुए उनको, तो फिर नैदानिक करना पड़ेगा। तो इन दी एंड इसका आंसर रचनात्मक ही करना है, क्योंकि अपने मन से मान लेना कि हम पढ़ाए हैं बच्चों को, हम दोबारा परीक्षा ले रहे हैं, ये नहीं कर सकते। आपको दोबारा पेपर तुरंत बनाना है। एग्जाम के क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि अब आपको दूसरी परीक्षा लेनी है, तो आंसर होगा इसका फॉर्मेटिव टेस्ट। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ परिपक्वता, मैचुरेशन, अधिगम, लर्निंग, समायोजन, एडजस्टमेंट, वर्धित इंद्रिय बोध, इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन। इसमें से क्या करना है? सिंबॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ व्हाट? देखो, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया, इसका मतलब किसका परिणाम है? तो ये एक तरह से देखोगे तो चारों सही है, ठीक है। एक तरह से अगर दिमाग लगाए तो समायोजन हो सकता है भाई, एडजस्ट कर गया वो कि जब भाई ये चीज़, जैसे देखो ट्रेन देख के ट्रेन में चढ़ना, और ट्रेन की तैयार हो गए तुम, ट्रेन दिखी, ट्रेन तुम्हें दिख रही है आती हुई, तो तुम भाई सामान वामान लेके अपनी बोगी के पास खड़े हो गए, जैसे हाँ बोगी तुम्हारी रुकनी है। एक होता है कि तुमने अनाउंसमेंट सुनी और तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि ट्रेन आने वाली है, तो अपनी बोगी पे की जो पोजीशन है वहाँ जाके खड़े हो गए। तो जो अनाउंसमेंट है वो प्रतीकात्मक है, ट्रेन का दिखना असली चीज़ है। तो जो अनाउंसमेंट सुन के तैयार हो गया है उसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो एडजस्ट कर रहा है अनाउंसमेंट के हिसाब से अपने आप को, बिल्कुल कर रहा है। अनाउंसमेंट हो जाए कि अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई तो तुम एडजस्ट नहीं कर गए। वो लर्निंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से इन चारों में सबसे ज्यादा पहले क्या हुआ है ये बताओ? वो मैच्योर हुआ है, वो ये समझ पाया है कि अनाउंसमेंट का ट्रेन के आने से सीधा सीधा संबंध है। उसके बाद उसने अपने इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन का यूज किया है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? मैच्योरिटी नहीं होगी तो ये कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोग झिझक में इसीलिए खड़े रह जाते हैं। आंसर होगा ए। अगला, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए इनमें से क्या है? अ जनरलाइज्ड व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आउट टू बी पोजेस्ड बाय वुमेन एंड मैन कंस्टिट्यूट्स जेंडर भूमिका, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर समानता, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर समानता, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। आंसर बताओ। स्टीरियोटाइप, आइडेंटिटी, डिस्पैरिटी, रोल। जनरलाइज्ड व्यू, स्पेशलाइज्ड व्यू नहीं बोला है। एक लड़का और लड़की में जनरल अंतर क्या होता है वो इन चार शब्दों में सबसे बेहतर किससे पता चलता है? तो उसका आंसर है जेंडर रूढ़ धारणा। रूढ़ धारणा, जो जनरल अंतर है उसी को रूढ़ धारणा में बताया जाता है। हमारा काम उसको दूर करना है वो अलग बात है, लेकिन बताया उसी में जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला,
किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका बताइए। द बेस्ट वे टू हैंडल द रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो वो क्या होगा? चलो अगला ऑप्शन 1, विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। टू टेल द स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, व्याख्या करने से उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर, हमें बताना है उत्तम तरीका, रॉन्ग रिस्पॉन्स को सही करने का उत्तम तरीका। मतलब तुमने रिस्पॉन्स बोल रहे हो, इसका मतलब तुमने बच्चे से कुछ करने को कहा, बच्चे ने वो गलती कर दी है उसको करने में। तुमने बच्चे से कहा ये कर दो, बच्चे ने वो गलत तरीके से किया या नहीं किया या मना कर दिया, तब तुम क्या करोगे? वो इन 4 में चुनना है। तो आंसर क्या होगा? विद्यार्थी को यह कहना कि गलत काम कर रहे हो, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं भाई। दूसरे विद्यार्थी को वो काम दे दोगे, भाई ऐसा करोगे तो फिर जो कामचोर बच्चे होंगे वो काम ही चोर रह जाएंगे, है ना। तो आस्क अनदर स्टूडेंट, अब दूसरे स्टूडेंट को काम दे दिए तो वो स्टूडेंट थोड़ी कुछ सीख पाएगा, दूसरा स्टूडेंट सीख जाएगा। ये तो गलत तरीके हैं। अब या तो बच्चे को तुम दोबारा कायदे से समझाओ, ठीक है, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, या फिर टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव आंसर। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं सरप्राइजिंगली, दोनों में टू एक्सप्लेन है, डिटेल में समझाना और फिर समझाने के बाद उसको दूसरा मौका देना है, ठीक है। समझाने के बाद दूसरा मौका दो और अच्छे से समझाओ, ये दोनों हैं तो एक ही बात है ना। इस एक क्वेश्चन में मुझे हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है पिछले 2 साल से। पर्सनली आई फील इसका आंसर 4 है। आंसर बुकलेट में इसका आंसर 1 दिया हुआ है। दिस इज द वन क्वेश्चन दैट आई जेन्युइनली डोंट नो कि इसका आंसर आपको क्या लगाना चाहिए। मेरे नज़र में आंसर हमेशा 4 रहेगा, क्योंकि हमने उसकी व्याख्या भी की है, उसको समझाया भी है, टू एक्सप्लेन, और उसके बाद उसको दूसरा चांस दिया। इसमें दूसरा चांस दे नहीं रहा है वो, पर बुकलेट में आंसर 1 है। अब आओ लास्ट क्वेश्चन पे, तो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी सेक्शन है। सूक्ष्म अध्यापन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किया। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर व्हाट? टीचिंग स्मॉल साइज्ड क्लास, कम संख्या वाली कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। टीचिंग इन ए सिमुलेटेड कंडीशन, अनुरूपित स्थिति। अध्यापन हेतु, हिंदी देखा कितनी शुद्ध, अनुरूपित स्थिति, इसीलिए इंग्लिश भी सीखना जरूरी है थोड़ी। कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु, टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। तो इसका आंसर बताओ। आंसर होगा 3। माइक्रो टीचिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा ही हुआ है कि स्पेसिफिक टीचिंग जो स्किल हैं उसमें तैयारी के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसी तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह की वीडियो अब डेली आएंगी। 2-3 दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पाया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा काम चल रहा था, थोड़ा बिजी था मैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, आपकी तैयारी अच्छे से KVS की कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।